दोस्तों नमस्कार। ये आज का वीडियो जो आप देख रहे हैं अध्याय 2, ये एरुटेरिया का नोट्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा अध्याय हम लोग देखने वाले हैं जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य, लक्ष्य एवं इसका महत्व। ठीक है, तो हम देखें 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के स्वरूप को बनाने तथा नागरिकों के विकास तथा संविधान को दिशा प्रदान करने हेतु प्रावधान किए जाने के लिए संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव को सभा पटल पर रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने स्वीकार किया। संविधान सभा सदस्य एन पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र माना है, वहीं ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने इसे संविधान की कुंजी कहा है। ठीक है, प्रस्तावना निम्नलिखित के बारे में एक विचार देती है। तो क्या है? संविधान का स्रोत। ठीक है, तो संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों में निहित है। ठीक है, दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति। ये इस बात की घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, राष्ट्र है। ठीक है, इसके उद्देश्यों का विवरण यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसके अपनाने की तिथि का भी जिक्र है इसमें उस तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। तो ये परिचय के रूप में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित तत्वों की चर्चा। प्रस्तावना का स्रोत देखें। उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। विदित है कि उद्देशिका का यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग से प्रेरित है। ठीक है, इसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये शब्द के बारे में हम लोग देखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। अर्थात भारत किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है। हालांकि वर्ष 1949 में भारत में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए भारत ने क्या किया कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख स्वीकार्य किया, किंतु संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद है जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित तत्व है समाजवाद। ठीक है, तो मूल संविधान में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। आगे चलकर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन कर उद्देशिका पर प्रथम पैरा में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो जवाहरलाल नेहरू के अवधारणाओं पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। प्रमुख अनुच्छेद देखें तो इसमें 15, 16, 38, 39, 41, 43 एवं 47 है। अगला है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, यह भी मूल संविधान में उल्लेखनीय नहीं था। अतः 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी द्वारा उद्देशिका के प्रथम पैरा में समाजवाद शब्द के साथ रखा गया है।
इस संकल्पना का तात्पर्य एक सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें धर्म और राजनीति को पृथक करना है ताकि किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप या मान्यताओं की आलोचना नहीं की जाएगी। अतः राजनीतिक संदर्भ में पंथ निरपेक्ष सरकार और धर्म को एक दूसरे से अलग रखने वाली संकल्पना है जिसमें न धर्मों का समर्थन, न विरोध, न उनके प्रति उदासीनता की स्थिति पाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला तत्व है लोकतंत्र। लोकतंत्र की संकल्पना जनता के शासन पर आधारित है, अर्थात भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। ध्यातव्य है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रवृत्ति सुरक्षात्मक है क्योंकि संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वे राज्य के विरुद्ध है। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र एक मनोवृत्ति तथा जीवन शैली के रूप में भी विद्यमान है। इसलिए राजनीतिक एवं संवैधानिक दृष्टि से भारत में लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं उदारवादी लोकतंत्र के स्वरूप विद्यमान हैं। प्रमुख अनुच्छेद देखें तो इसमें 324 से 329, अनुच्छेद 50 आदि को देखने से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला तत्व है गणराज्य। ठीक है, गणराज्य से आशय शासन की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है जिसे 5 वर्षों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। साथ ही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति गणतंत्र राष्ट्र का महत्वपूर्ण लक्षण है। और इससे जुड़े हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखें तो 52, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 है। अगला तत्व देखें तो न्याय। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय से तात्पर्य 3 प्रकार के न्याय से है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सामाजिक न्याय से आशय है जहाँ सभी नागरिकों को जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा, न्याय आदि के मामले में कोई विभेद नहीं किया जाना है। वहीं आर्थिक न्याय से आशय अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार और उनके बीच के अंतर को कम करने की बात कही गई है। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात करे या राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की, सभी मुद्दों पर समान अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, अगला तत्व है समता। समता से तात्पर्य समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नागरिक समता के अंतर्गत विधि के समक्ष समता जो कि अनुच्छेद 14 में है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध यह अनुच्छेद 15 में है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यह 16 में है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में एवं उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में आता है। इसके अलावा राजनीतिक समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिए जाने तथा अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा और विधान सभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान शामिल है। इसी प्रकार आर्थिक समता के तहत अनुच्छेद 39 में महिला एवं पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अगला तत्व है बंधुत्व। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द बंधुत्व का आदर्श व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य में मिलता है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सभी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या
वर्गीय विविधताओं को समाप्त करके आपस में समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। ठीक है, और यहाँ जो इस नोट्स में दिया गया है अंतिम जो तत्व है, ये हम किसके तत्व की बात कर रहे हैं, तो प्रस्तावना के तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अंतिम यहाँ पर है राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका उल्लेख भी संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य में मिलता है। इसके लिए आवश्यक है हम आपसी भेदभाव और संकीर्णता को त्याग कर उत्कृष्ट समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित जो न्यायिक निर्णय है उसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है बेरुबारी केस 1960। इसमें क्या है कि 8 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत पाकिस्तान समझौते के पर मामलों पर विचार किया। पीठ ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। ठीक है, तो बेरुबारी केस 1960। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया। इसके पास कोई सर्वोच्च प्राधिकार नहीं है, लेकिन यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, संघ सरकार एक अलग न्यायिक निर्णय है। संघ सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया 1975 का। तो इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। इसके बाद है SR बोमई बनाम भारत संघ और अन्य में देखें जो कि 1994 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है और किसी भी धर्म से संबंधित लोगों को अंतरात्मा की समान स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म का पालन करने, मानने या प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, अब आगे देखें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना को भारत के संविधान के अभिन्न अंग के रूप में चिन्हित किया। केशवानंद भारती फैसले में यह स्पष्ट करते हुए कहा गया कि संविधान की मूल संरचना में कोई छेड़छाड़ किए बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता। यह इतिहास में पहली बार था जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के रूप में संशोधित किया, यानी कि इसमें अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया। तो हम लोगों ने प्रस्तावना से संबंधित न्यायिक निर्णय देखा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि मूल संरचना का हिस्सा। ठीक है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है कि यह मूल संरचना का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और यह मूल संरचना को दर्शाती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक तो ये उद्देश्य है। अगला है कि नागरिकों के अधिकार। ठीक है, यह सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, तो नागरिकों को अधिकार देना प्रस्तावना का उद्देश्य है। इसके बाद एकता और अखंडता, यह सभी नागरिकों में भाईचारे को बढ़ावा देकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश देती है। सत्ता का स्रोत। ठीक है, तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य में यह भी आता है कि यह स्पष्ट करती है कि संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है। ठीक है, इसके बाद इसका उद्देश्य है कि संविधान का परिचय। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा और परिचय है जो उसके दर्शन, सिद्धांतों और लक्ष्यों को दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा भारत की प्रकृति, यह भारत को एक संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, और यह जो प्रस्तावना है यह न्यायालयों को मार्गदर्शन देने का भी कार्य करता है। तो संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या करते समय प्रस्तावना न्यायालयों को मार्गदर्शन
प्रदान करती है। तो हमने प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्यों को देखा। अब आगे बढ़े और देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है, तो महत्व में देखें कि पहला है दिया कि संविधान का मार्गदर्शन। उद्देशिका संविधान के सभी अनुच्छेदों का मार्गदर्शन करती है। यह संविधान की आत्मा है और इसका प्रत्येक शब्द संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों को प्रकट करता है। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि विधायिका के लिए दिशा निर्देश। उद्देशिका विधायिका को कानून निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह उन्हें यह याद दिलाती है कि सभी कानूनों का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित करना होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि न्यायालयों के लिए संदर्भ बिंदु। ठीक है, तो न्यायालय उद्देशिका का उपयोग कर संविधान की व्याख्या करते समय संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। यह न्यायिक निर्णयों में संविधान के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में मदद करती है। अगला है राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्रतिपादन। इसमें क्या है कि उद्देशिका राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यह समाज के सभी वर्गों को यह याद दिलाती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसे बनाए रखने के लिए नागरिकों और सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। और अब है अंतिम दिया है इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। ठीक है, तो उद्देशिका लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का संरक्षण करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का प्रत्येक कार्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रस्तावना के महत्व को भी पढ़ा। अब है कि प्रस्तावना को विस्तार देने हेतु जो प्रयास किए गए हैं उसे देखते हैं। तो प्रस्तावना को विस्तार देने और इसके मूल्यों को संरक्षित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला सांविधिक और विधायी प्रयास संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए, जिससे प्रस्तावना के उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट और विस्तारित किया गया। यह संशोधन प्रस्तावना के आदर्शों को बदलते समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने का प्रयास था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसी में राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाएं, सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं जैसे कि मनरेगा, आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन, और महात्मा गांधी जो नरेगा हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रस्तावना के उद्देश्यों के अनुरूप है। ठीक है। न्यायिक प्रयास देखें तो न्यायिक प्रयास में देखें भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना के आदर्शों को लागू करने और उनके महत्व को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखें तो एक तो है प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न हिस्सा माना और कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। दूसरा कि पंथ निरपेक्षता और समानता को लागू करना। एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994 में कहा गया कि पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूलभूत ढांचा का हिस्सा माना गया। यह प्रस्तावना के पंथ निरपेक्ष सिद्धांत को मजबूत करता है। ठीक है। और न्यायिक प्रयास में देखें तीसरा कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता का प्रसार किया। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1947 जैसे मामलों में न्याय और समानता के आदर्श को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो हमने प्रस्तावना को विस्तार देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसको भी हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह आधार है। ठीक है, आज भी यह काफ़ी प्रासंगिक है। और किस मामले में कि लोकतांत्रिक, पहला दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। प्रस्तावना भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। आज भी लोकतंत्र की मजबूती और नागरिकों की
राजनीतिक भागीदारी इसी भावना पर आधारित है। ठीक है। दूसरा है कि न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का मार्गदर्शन ये करता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आज भी समाज के हर वर्ग के लिए आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अवसर और भाईचारे की भावना आधुनिक भारत के विकास में मूलभूत भूमिका निभाते हैं। तीसरा है कि सामाजिक सौहार्द और एकता। ठीक है। बढ़ती सामाजिक, धार्मिक और जातीय विविधताओं के बीच प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता और बंधुता का महत्व और बढ़ गया है। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक और सामाजिक समानता की दिशा। प्रस्तावना का समाजवादी आदर्श आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चुनौतियां कायम हैं। ठीक है। न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक। ठीक है। यह भी देखें तो वर्तमान प्रासंगिकता के रूप में हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक कार्य करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनेक निर्णयों में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल भावना का दर्पण मानकर निर्णय देते हैं। ठीक है। और अंत में दिया है कि वैश्विक संदर्भ में भी इसका महत्व है। आज जब दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं, प्रस्तावना के आदर्श भारत को एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो आज का जो अध्याय था उसे हम लोगों ने पूरा किया, और यह अध्याय था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके प्रत्येक पहलुओं को हम लोगों ने देखा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और लिखना शुरू करें। ठीक है। अब एग्ज़ाम का भी दिन अधिक नहीं है, 3-4 महीने का समय अब रह गया है, तो लिखना शुरू करें। मिलते अगले वीडियो में।